एडी केमिकल पॉइंट। आज का टॉपिक जो है वो रेडिएशन से ही है, कुछ लॉ बचे हुए हैं, ये लॉ खत्म कर लेते हैं। रेडिएशन के इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके बाद आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने हमारे चैनल पर क्या देखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। अब रेडिएशन चल रहा है। रेडिएशन में पिछले हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें हमने ये देखा था ब्लैक बॉडी क्या होती है। उसकी अगर प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो हमने देखा था कि रेडिएशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ने जा रहे हैं, ये तीसरी वीडियो है आपकी रेडिएशन के लिए, तो इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा मेरे इस चैनल पे, वो आपको देख लीजिएगा जाके, क्योंकि वो रेडिएशन का है और रेडिएशन में ब्लैक बॉडी का है। तो वो अगर देखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ, ये क्या होते हैं। और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ब्लैक बॉडी आपको बताई है वो एक ब्लैक बॉडी बना के बताने की कोशिश करूं, क्योंकि आपके बुक में मैंने देखा ब्लैक बॉडी एक बताने मतलब बना के फिगर में दिखाया है, तो कोशिश करेंगे वो भी बनाने का। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बताता है। देखिए, बेसिकली किसी भी लॉ को पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या बताता है, उन्होंने क्या बताया कि कोई, देखिए इतना याद रखिएगा, जितनी सारी लॉ पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के लिए लेके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये लॉ केवल ब्लैक बॉडी पे ही फॉलो करती है, नहीं, वो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए भी है, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर नॉन ब्लैक बॉडी की बात करूं तो ये सारे फार्मूले सेम होंगे, बस उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ स्पेशली बात करेंगे स्पेशली ओनली ब्लैक बॉडी। ओके, चलिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। उन्होंने बताया कि सपोज दैट कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, कौन कैसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है। सपोज दैट यू हैव ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, T है। तो इसका टेम्परेचर जब T है और इससे जो रेडिएशन निकल रही है, क्या मैंने बोला कोई ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, तो इस बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मैंने बोला, एक बार लिख के आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट ये ब्लैक बॉडी है, ओके, मान लेता हूं ब्लैक बॉडी। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक है। इस जो बॉडी का टेम्परेचर T है, तो इससे जो रेडिएशन निकल रही है, इससे जो रेडिएशन निकल रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो उसकी क्या है, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, 4th पावर के। यानी मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी आप नया टर्म देख रहे हैं, क्या याद करिए कि जब मैंने पढ़ा था इमिसिव पावर आपको बताया गया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखेंगे, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर मैंने क्या बताया था, मैंने ये इंटेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी इंटेंसिटी हो रही है रेडिएशन की, उसे बोलते हैं आपकी इमिसिव पावर या इंटेंसिटी। तो मैंने क्या बोला था कि अगर वहां पे मैंने पढ़ा था, आप जाके देखेंगे कि कोई बॉडी थी, ठीक है, उस बॉडी का सपोज दैट जितना एरिया बढ़ाते जा रहे थे, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। फिर ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा पढ़ा था कि जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर, यानी दूसरा। और जब इसको मर्ज कर रहे थे तो हमारा आता था Q इक्वल टू EAT। ये E कहां से आ रहा है, ये E जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है, जिसको बोलते हैं हम E इक्वल टू इमिसिव पावर, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी यानी E की अगर हम डाटा देखें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/AT। तो वही है इंटेंसिटी, यानी यही हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। ओके, अगर Q/AT और ये प्रोपोर्शनल आता है तो आपका आता है सिग्मा T के पावर 4, ठीक है। आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Q/AT की जगह लिखा है, क्या लिख सकते हैं हम, आप देखिए Q/AT की जगह क्या लिख सकते हैं, E, यानी E इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4। ये आपकी वैल्यू क्या की, कौन दिया था ये ला, ये ला दिए थे आपके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, उस जो बॉडी का टेम्परेचर T है, तो उससे जो आपकी रेडिएशन निकल रही है वो क्या है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, टेम्परेचर के। और कितनी रेडिएशन निकल रही है, T के पावर 4 के। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। याद रखिए यह जो लॉ है वो किसके लिए है, ओनली फॉर अलाउ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू
सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जैसे जिन्होंने ला दिया था उनके नाम से पड़ गया। फिर सिग्मा इज इक्वल टू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें कि इसकी यूनिट्स क्या होगी, तो यूनिट्स देख लेते हैं। इसकी यूनिट्स की अगर हम चर्चा कर ले यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, देखिए क्या होती है। अब यहां से अगर हम चूंकि सिग्मा ही है जो हो जाएगा, यानी इधर आपका हो जाएगा सीधे, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, क्यू अपान ए, ये टी जो है आपका टाइम है, यानी स्मॉल अगर मैं करूं तो आप समझेंगे, क्योंकि दोनों टी हो जा रही है तो सेंटर हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये टी स्मॉल है, टी क्या है? टाइम है, यानी ए इंटू टी के पावर 4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्यू क्या है? क्यू एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी यानी क्या है? जूल में। ठीक है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है? जूल में। ठीक है, और अगर हम टी यानी टी क्या है आपका? टाइम, और अगर जूल अपान टाइम करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है? ये हो जाता है जूल अपान टाइम इक्वल टू वाट। ठीक है, तो ये वाट, ये जूल क्यू अपान टी, ये आपका हो जाएगा वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया का लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और टी के पावर 4 यानी केल्विन के पावर 4, यानी हमको यूनिट्स निकल के आती है इसकी वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन के पावर 4। ठीक है, ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब देखते हैं हम मेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कांसेप्ट भी मैंने बताया, इसकी न्यूमेरिकल्स डाटा भी दिखाई और यूनिट्स भी बताने की कोशिश की। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, अब जो चीजें आप देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इजी वे में है, फिगर से है। आप फिगर्स को देखेंगे अच्छे से। क्या है? मेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ इनके नाम में ही समझ में आ जाएगा आपको कि इन्होंने लॉ में क्या बताया। इन्होंने ये बताया, जैसा कि आप अपना बुक देखेंगे तो आपकी बुक में कुछ ऐसा फिगर बनाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर, लैम्डा मैक्स वर्सेस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो उसमें आपको फिगर कुछ ऐसा बनाया गया है, ध्यान से देखेंगे उस फिगर को तो वो फिगर कुछ ऐसा बनाया गया है। ठीक है, फिर कुछ ऐसा बनाया गया है, फिर कुछ ऐसा बनाया गया। मतलब इस फिगर को आपको ये समझाया गया। इस फिगर को मैं बस समझाऊंगा, फिगर ही समझ के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने क्या बताया था। अगर आप देखेंगे तो इस डाटा को अगर उन्होंने क्या बताया उस फिगर में कि सपोज दैट आपको 3 रेडिएशन मैंने दिखा रखा है। ठीक है, इसका मान लेता हूं, इसका टेम्परेचर क्या है? सपोज दैट 100 है, इसका टेम्परेचर आपको क्या है? 200 है, इसका टेम्परेचर आपको क्या है? 300 है। यानी आप फिगर से देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हर एक रेडिएशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है? हर एक, इसे देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये, बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बॉडी है, क्योंकि हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की हर एक टेम्परेचर पे हर एक रेडिएशन अलग अलग होती है, जैसा कि फिगर से देख रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 80% रेडिएशन सेम होंगी, 20% रेडिएशन उससे कुछ डिफरेंट होंगी, लेकिन हर एक टेम्परेचर पर रेडिएशन क्या होगी? कुछ कुछ अलग होगी। 80% लगभग सिमिलर होगा, बल्कि 20% क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। तो वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं? सपोज दैट यहाँ पे 100, 200, 300, और ये आपका जो है लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं सर कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। देखिए, पहले आपका टेम्परेचर क्या था? 100 था, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी। फिर जैसे आपकी टेम्परेचर इंक्रीज की, 200 हो गया, लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। फिर आपकी टेम्परेचर क्या हो गया? 300 हो गया, आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आपकी लैम्डा मैक्स क्या बताती है? लैम्डा मैक्स ये बताती है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन क्या हो रहा है? इमिट कर रहा है इट दैट टेम्परेचर। याद रखिएगा, लैम्डा मैक्स की मतलब आपको क्या है? लैम्डा मैक्स की मतलब ये है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन क्या किसी टेम्परेचर पे यहाँ इमिट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने ये बताया, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? अपने लॉ में आपको देखेंगे डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है किसी ब्लैक बॉडी के लिए। यानी अगर मैं इसको आपके न्यूमेरिकल्स में देखूं तो क्या हो जाएगा? T, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा मैक्स।
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर से, उन्होंने फिगर में भी आपको यही बताया है। और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और 1 लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शनल की आपको प्रतीक मिल रही है जो कि हटता है, तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, उसको बोलते हैं बी। इसी को बोलते हैं मींस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, यानी बी अपॉन लैम्डा मैक्स। ठीक है, ये था उनका अपना कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल डाटा, जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी की, बॉडी नहीं, सपोज दैट ब्लैक बॉडी के लिए, अब जितनी ब्लैक बॉडी है, जितनी भी ब्लैक बॉडी, सन हो, स्टार हो, प्लेटिनम ब्लैक बॉडी हो, कुछ भी हो, उसका हम इसी न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर आपको फाइंड करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसका टेम्परेचर पता करना, उसके पास जाकर तो आप टेम्परेचर पता नहीं कर सकते, तो इसी आप डाटा के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेचर को फाइंड करते हैं और पता करते हैं कि उस ब्लैक बॉडी का कितना टेम्परेचर है, वो या तो सन हो या स्टार हो, बिल्कुल यही मेथड अप्लाई होगा। ओके, अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। हाँ, एक बात और कर ले, ये बी जो है स्टीफन मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जैसे कि आपने उसका देखा था सिग्मा का 5.67 × 10⁻⁸ था, वैसे इसका भी होता है 2890। ठीक है, ये इसकी खुद की अपनी कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जैसा आप देखेंगे, ठीक है, अगर बी की हम यानी इसकी मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, ठीक है, T × लैम्डा मैक्स हो जाएगा, लैम्डा मैक्स। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में लिखते हैं, केल्विन में, और लैम्डा मैक्स क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि दूरी है, पर मीटर है, जैसे दूरी का क्या यूनिट होता है, मीटर होता है लेंथ का, तो क्या हो जाएगा, केल्विन × मीटर। यानी अब आप अपनी आसानी से बोल सकते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन के पावर 4। इस डिस्प्लेसमेंट लॉ का आप बोलेंगे केल्विन इंटू मीटर। इसकी आपको मैंने डाटा भी बता दी 2890, या लिख सकते हैं 2.890 इंटू 10⁻³ ओके, ये भी लिख सकते हैं। और सिग्मा की वैल्यू जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन आपका था, उसको बोलते हैं 5.67 इंटू 10⁻8। ओके, अब देखते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ तो ज्यादा नहीं था, बातों से समझिए क्या है। किरचॉफ लॉ ने ये बताया कि जो बॉडी, क्योंकि हम ब्लैक बॉडी की बोला कि मैंने कि सारी जो लॉ पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये लॉ नॉन ब्लैक बॉडी पे अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन याद रखिए वहां पे बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इतना याद रखिएगा। तो चूंकि हम बस ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वनली मैं ब्लैक बॉडी का आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आपका है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने ये बताया कि कोई ब्लैक बॉडी है, ओके, यू हैव एनी ब्लैक बॉडी, और वो जो ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, वो सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट भी करेगी। अब अगर हम नॉन ब्लैक बॉडी की बात करें तो उसके लिए भी ये बातें अप्लाई होती हैं कि कोई भी बॉडी हो जो सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, वो सबसे ज्यादा रेडिएशन को इमिट भी करेगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी सबसे ज्यादा जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट भी करता है। ओके, और यही जो आपका ये जो प्रोपोर्शनल हटता है, यही आप ये देखेंगे अगर बुकों में आपको देखेंगे तो मोनोक्रोमैटिक पावर में लिखा है, यानी लिखा गया है EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB, यानी ब्लैक बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर, सॉरी ब्लैक बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर एज दैट ब्लैक बॉडी ऑफ इमिसिव पावर। ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो बुकों में लिखा गया है, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी के लिए है, ये नॉन ब्लैक बॉडी के लिए है। ठीक है, तो ये था आपका रेडिएशन के तीनों लॉ। एक बात कर ले हम थोड़ा सा कि कैसे कोई ब्लैक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ऐसा चूंकि आपके अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्लैक बॉडी अच्छे से बताया है, लेकिन उसमें मैंने ब्लैक बॉडी का एग्जांपल नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखा मैंने आपकी बुक में दे रखा है, तो अगर मैं ब्लैक बॉडी के एग्जांपल की बात कर लूं, सबसे पहले आपका देखने को जो मिलता है सन ही है। ठीक है, दूसरा आपको स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका आपका प्लेटिनम जो कि हम लोग बनाते हैं, इसमें माना जाता है कि 1% बस रिफ्लेक्ट होता है। सोचिए 99% की जो बॉडी होती है ब्लैक बॉडी वो एब्जॉर्ब करती है। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी बनाई कैसे जाती है। ब्लैक बॉडी जो आपके फिगर में आपके बुक में देखा गया बनाया गया है, वो कुछ ऐसा बनाया गया है। ठीक है, कैसा, ऐसा क्यों बनाया गया ये देखिए। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी है ये क्या किया गया, ऊपर ब्लैक पेंट से कोटिंग की जाती है। किससे, ब्लैक पॉइंट से, ये पूरा ब्लैक पेंट रहेगा। ठीक है, ब्लैक पेंट से कोटिंग की जाएगी। ओके,
फिर यहाँ पे एक एंगल बनाया जाएगा कुछ ऐसा। क्यों ऐसा बनाया जाएगा? क्योंकि जो रेडिएशन आएगी वो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पड़ेगी। सपोज सीधे आपकी आएगी जब क्या पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, और तुरंत क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर यहाँ से क्या होगी, तुरंत इधर जाएगी, फिर ये इसी पे आएगी, फिर इधर। मतलब आप देखेंगे ये रिसाइकिल प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और इस चलने की वजह से ये बॉडी क्या है, ये जो बॉडी से जो रेडिएशन है वो आउट नहीं हो पा रही है। और इसी के लिए बस हम इतनी स्पेस देते हैं, यह स्पेस क्या हो, ओनली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ना कि इमिट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विज डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ, और एक ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है। इसको बोला जाता है आपका, ठीक है, इसका नाम दिया गया एन आइसोथर्मल इनक्लोजर। आइसोथर्मल क्यों कहा जाता है? आइसोथर्मल इसलिए कहा जाता है कि इसके हर एक पॉइंट पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्योंकि टाइम ना मिल पाने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही है, क्योंकि मैंने आपकी वजह से आज इंडस्ट्री से 1 घंटे पहले आया, क्योंकि वीडियो सबसे पहले बन जाए, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से नहीं बन पा रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी कोशिश किया आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।